जैसे कुछ पेशेंट्स पूछते हैं, सर गेहूं की रोटी से तो नहीं बढ़ेगा शुगर। पेशेंट्स की डाउट होता है, हम योगा तो हम करते हैं, हमको क्यों डायबिटीज हो गया। लेकिन एक आम इंसान कब समझे कि उसको कुछ हार्मोन से रिलेटेड इशू है? 50% स्ट्रेस का भी रोल है। हमारे दाढ़ी मूछ नहीं आया, हम 20 ईयर्स के हो गए हैं। कार में जो इंजन होता है दैट इज हार्ट। गाड़ी को जो चलाने के लिए जो पेट्रोल की जरूरत होती है दैट इज हार्मोन। किसी भी व्यक्ति को एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? खांसी सर्दी हुई तो लोग स्टेरॉइड ले लेते हैं। वेट ज्यादा रहेगा तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस चालू हो जाएंगे। बट पीसीओएस कुछ 20 पतले लोगों को भी हो सकता है। ड्यूरिंग द पीरियड्स होता है, मेनोपॉज होता है, कई लोगों को मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है। रात को जब सोने जाते हैं ना, अचानक गर्मी लगती है, फिर अचानक पसीना लगता है। हमने पढ़ा था कि विटामिन डी भी एक हार्मोन इसको माना जाता है। हमारा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा घट रहा है, तभी भी हमें हार्मोन की प्रॉब्लम हो सकती है। मैरिज की एजेस हैं वो काफी बढ़ गई है। किस एज तक हार्मोन्स जो होता है वो अपने पीक पर होते हैं? भगवान ने हमें एक हार्मोन दिया जो कि रात को रिलीज होता है, जिससे कि लो शुगर नहीं हो पाता मॉर्निंग में। ये रीजन है, जबकि कहा यह जाता है कि महिलाएं बोलती बहुत हैं इसलिए उनको हार्ट अटैक कम आता है। नो डाउट आज के समय में हम सभी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर हो चुके हैं। कितना खाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना सोना चाहिए, यहाँ तक कि आपकी स्लीप की क्वालिटी क्या है ये भी हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बॉडी का, जिसके बारे में अभी तक लोगों को बहुत अवेयरनेस नहीं है, और वो है हमारे हार्मोन्स। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रिनाउंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव जायसवाल से, और जानेंगे कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ बीइंग को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। सो वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट, संजीव जायसवाल जी। Thank you, ma'am. First of all, I'd like to thank you for giving me this opportunity to be here. Hormones are a very integral part of our body. So जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ हार्मोन्स क्या होते हैं। जैसे हमारी कार होती है, राइट? सो कार में जो इंजन होता है दैट इज हार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो कार से जो एग्जॉस्ट निकलता है दैट इज किडनी। सो जो गाड़ी को जो चलाने के लिए जो पेट्रोल की ज़रूरत होती है दैट इज़ हार्मोन। सो अगर हमारी पेट्रोल की अगर कमी होती है तो हमारी गाड़ी चलती नहीं है। उसी तरह अगर हमें हार्मोन से संबंधित कुछ तकलीफ़ें होती हैं, कुछ बीमारी होती है, तो हमारा शरीर धीरे 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 डाउन हो जाता है। जी, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे आपसे कि अगर हम लोग यूजुअली देखें, जैसे कुछ भी अगर आज मुझे कुछ बोन्स में या जॉइंट्स में इशू हो रहा है तो मैं ऑर्थोपेडिक्स के पास चली जाऊंगी, या कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, पेट में है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे। बट किसी भी व्यक्ति को एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? उसे क्या तकलीफ हो रही है कि उसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? सो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जितनी भी हार्मोन्स की तकलीफ़ें हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज़ भी इटसेल्फ हार्मोनल डिसऑर्डर जिसमें इंसुलिन की कमी होती है। उसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अलावा जो हमें थायराइड की डिजीजेस होती हैं, हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म, कुछ पेशेंट्स को ओबेसिटी इज ऑल्सो हार्मोनल इश्यूज, उसमें भी हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते हैं। पीसीओएस जिसको हम पुराने टाइम पे पीसीओडी भी बोला करते थे। उसके अलावा शॉर्ट स्टैचर, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। सो और हाइपोगोनाडिज्म जो एडल्ट हो चुके हैं, किसी के दाढ़ी मूछ नहीं आ रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्मोन। सो आई वुड से अगर कोई ऐसी बीमारी है जो समझ में नहीं आ रही है किस कारण से भी है, तो भी एक बार हार्मोन्स को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा देना चाहिए। तो आपने ये जो चीज़ें बताई कि डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स है, जो ग्रोथ हार्मोन्स तो यूजुअली समझ में आता है कि बच्चे अगर बढ़ने, क्योंकि ये अवेयरनेस तो अब लोगों में आ गई है, और कुछ बच्चों में जैसे अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस भी लेते हैं वो लोग। लेकिन एक आम इंसान कब समझे कि उसको कुछ हार्मोन से रिलेटेड इशू है? क्योंकि डायबिटीज़ तो आप जब चेक कराएंगे तब पता चलेगा, थायराइड भी आप जब टेस्ट कराएंगे तब पता चलेगा। एक ले पर्सन उसको क्या हो रहा है, क्या परेशानी होगी, तब उसको लगेगा कि ये हार्मोन से रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि अमूमन हम लोग जब ब्लड टेस्ट भी कराते हैं तो उसमें हार्मोन्स को हम नहीं करवाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो कैसे किसी को पता लगेगा ये? आमतौर पे जो पेशेंट्स होते हैं हार्मोन्स जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आया, तो दे आर कंसर्न कि हमारे दाढ़ी मूछ नहीं आया, हम 20 ईयर्स के हो गए हैं, सो दे कम टू हार्मोन स्पेशलिस्ट। वैसे ही अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस भी हार्मोन्स के कारण होता है। सो अगर हो सकता है कि वेट लॉस का रीज़न डायबिटीज़ हो सकता है वेट का रीज़न हाइपर थायराइडिज्म हो, और हो सकता है कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो, वो भी एक हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। सो अगर हमारा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा घट रहा है, हमारे हाइट
ज़्यादा बढ़ रही है तभी भी हमें हार्मोन की प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं बढ़ रही है तो भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। या गर्ल्स में जैसे फेशियल हेयर्स हैं, हाँ, जैसे इसको हम मेडिकल टर्म में हिस्टोरिज्म बोलते हैं। सो अनचाहे बालों का आना चेहरे में, एक्ने आना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्मोनल इश्यूज। और पीरियड नहीं आना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्मोनल इश्यूज। सो ये सामान्यतः जो सिम्टम्स होते हैं ये हार्मोन्स के कनेक्टेड होते हैं। और जैसे डायबिटीज़ के तो लक्षण आजकल सबको पता है कि अगर ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, ज़्यादा यूरिन बार बार आ रहा है, या फिर न्यूरोपैथी के सिम्टम, पैरों में जलन हो रहा है, टायर्डनेस लग रहा है, तो एटलीस्ट 35 के ऊपर हो आप तो शुगर तो चेक करा ही लेना चाहिए। डायबिटीज़ के लिए एक बड़ी जैसे डिज़ीज़ के बारे में कहा जाता है, ये मिथ है या कितना इसमें सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो इसे एक हेरिडिटरी डिजीज़ माना जाता है। क्या आप इसे पूरी तरीके से हेरिडिटरी डिजीज़ बोलेंगे या लाइफस्टाइल डिजीज़ इसको कहा जा सकता है? सो जैसे हम बोल सकते हैं 50-50। सो टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, राइट। सो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है काफ़ी फैमिली हिस्ट्रीज में सिग्निफिकेंस होती है। और अगर किसी के घर में अगर मान लो पेरेंट्स को, अगर ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को डायबिटीज़ है, सो उसको नेक्स्ट जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमको भी डायबिटीज़ हो सकता है। सो वैसे केसेस में अगर आप डाइट लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन रखते हैं तो इवन आपको जेनेटिक है डायबिटीज़ तो चांस आप रिड्यूस कर सकते हो बाय लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस। सो हमको प्रिमोडियल प्रिवेंशन बोलते हैं इसको, डिजीज़ होने से पहले ही हम उसको रोक सकते हैं। तो प्रिमोडियल प्रिवेंशन से हम फ्यूचर में जो डायबिटीज़ जो हमको 50% चांस है वो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हमारे फादर को डायबिटीज़ थी और हमारी मदर को भी अभी आफ्टर कोविड डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, लेकिन क्या अभी मैं क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस रखूं या उसको मेंटेन करूं कि मुझे डायबिटीज़ ना हो? हाँ, सो आई वुड से कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना वेट मेंटेन करना। जैसे हमारा BMI जो हम नॉर्मल BMI बोलते हैं इंडियन पॉपुलेशन में 23 होता है, 23 किलोग्राम पर मीटर, मतलब जो बॉडी इंडेक्स मास होता है। सो जैसे वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स में इट इज़ 25। सो हमारा BMI को हम कट ऑफ कम लेते हैं क्योंकि इवन हम अगर पतले भी होते हैं इंडियंस तो भी हमारे बॉडी में फ़ैट ज़्यादा होता है, विसरल फैट जो लीवर और किडनी में होता है। तो बीइंग एथनिसिटी के हिसाब से भी अगर हम इंडियंस को डायबिटीज़ होने का प्रिवेलेंस चांस बहुत ज़्यादा है। सो हम अपना BMI को 23 और उससे थोड़ा नीचे रखें और डाइट में कोशिश करें कि ठीक है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी सी कम करें, क्योंकि वैसे भी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ही होती है। ज़्यादा है। तो हम एवरी मील में वी टेक अराउंड 250 to 500 किलो कैलोरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो चपाती में भी कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ से भी जैसे कुछ पेशेंट्स पूछते हैं सर गेहूँ की रोटी से तो नहीं बढ़ेगा शुगर। सो गेहूँ से भी शुगर बढ़ती है, चावल से भी बढ़ती है, तो विच इज़ स्टेपल फूड फॉर आवर पॉपुलेशन। सो डाइट में हमको कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करके, जैसे हम यूजली 60% लेते हैं तो उसको हम 30% 40% करें कट ऑफ करके। प्रोटीन जो हम कम मात्रा में लेते हैं, यूजली हम 10 ग्राम 10% से कम लेते हैं, सो उसको हम इंक्रीज़ करके 20-25 तक भी करें। सो उससे प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर डायबिटीज़ को। अपार्ट फ्रॉम डाइट, लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सरसाइज में भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ पेशेंट्स के डाउट होता था योगा तो हम करते हैं, हमको क्यों डायबिटीज़ हो गया। सो ज़रूरी नहीं है कि योगा से डायबिटीज़ नहीं हो। योगा इज़ अ मॉडरेट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। जो हमें डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए एक्सरसाइज करनी होती है वो थोड़ी सी इंटेंसिटी हाई करनी होती है। मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल आई थिंक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि विग्रेस आप 1 घंटा, क्योंकि यूजुअली होता है कि आपने 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया लेकिन दिन भर आप पड़े हुए हैं और कहते हैं हमने तो सुबह एक्सरसाइज किया, शाम में हमने वॉक किया। तो आई थिंक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फॉर एवरीथिंग वी यूज व्हीकल्स। इन प्रीवियस जनरेशन वी यूज टू वॉक अ लॉट। सो नाउ दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन व्हाई डायबिटीज प्रेवलेंस इज इंक्रीजिंग नाउअडेज। इवन व्हीकल का छोड़ दीजिए, आप मोबाइल देख लीजिए। आज अगर हम व्हीकल में नहीं भी हैं तो मोबाइल पर बैठ करके आप, मतलब एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हम बात कर रहे हैं वो आजकल लोगों का एक लाइफस्टाइल का पैटर्न हो गया है। यही कारण है आई थिंक कि हम पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर तो हम डायबिटीज़ हमारे कंट्री में है, प्लस थायराइड के भी। आज आप अगर किसी से भी बात करें तो उसको थायराइड तो है ही, ये बात होती है। और विटामिन डी की डिफिशिएंसी सबको होती है। विटामिन डी से ध्यान आया कि कहीं हमने पढ़ा था कि विटामिन डी भी एक हार्मोन इसको माना जाता है, ऐसा ये है या ये विटामिन है? विटामिन डी इज़ ऑल्सो अ हार्मोन। जैसे थायराइड एक हार्मोन है वैसे ही विटामिन डी भी हार्मोन होता है।
और विटामिन डी की कमी से सीवियर बीमारी रिकेट्स करके बीमारी होती है। रिकेट्स जो बच्चों के पैर हाथ जो टेढ़े हो जाते हैं, तो सीवियर फॉर्म ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है वो। जो जनरल पॉपुलेशन में हम देखते हैं दैट इज़ माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी विच कैन बी करेक्टेड विद द नॉर्मल विटामिन डी रिप्लेसमेंट थेरेपी। बट जो रिकेट्स होता है वो सीवियर फॉर्म ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। अगर हम टेंशन या स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस भी आज अगर हमारी बॉडी में, जैसे हम हार्मोन्स की बात करें तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। क्या स्ट्रेस हार्मोन इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है, या ये जो डायबिटीज़ या थायराइड हम बात कर रहे हैं, जो भी आजकल की डिजीज़ हैं, ये सब स्ट्रेस से रिलेटेड भी हैं? यस मैम, वी कैन से कि अराउंड 40 to 50% स्ट्रेस का भी रोल है। जैसे कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस के दौरान बढ़ता है, और स्ट्रेस कॉर्टिसोल ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है हमारे बॉडी में। कॉर्टिसोल ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। कॉर्टिसोल की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे आपने बताया। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन केवल एक जगह पे नहीं होता है, जनरलाइज इन्फ्लेमेशन होता है, पूरे बॉडी में होता है। सो इसलिए हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। कॉर्टिसोल बढ़ने से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी से ही होते हैं। सो अगर देखें, जैसे कि हम कुछ डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं हमारे, जिसका शुगर कभी कंट्रोल नहीं होता। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका शुगर नहीं कंट्रोल होता है। सो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम कॉर्टिसोल लेवल करेंगे ना, टेस्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आता है। तो वैसे क्योंकि कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो प्रॉपर डाइट भी कंट्रोल करते हैं, वॉक भी करते हैं, रेगुलर मेडिकेशन पर भी रहते हैं, बट स्टिल उनका ग्लूकोज मतलब बढ़ता ही रहता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि सर 1 साल से इंसुलिन भी ले रहे हैं सर, 4 टाइम गोली भी खा रहे हैं, तो भी HbA1c 7 नहीं आया है, क्या कारण है? सो फिर उनका हम ये वर्कअप करते हैं कि हो सकता है हार्मोन्स बढ़े हों, तो हार्मोन्स बढ़े होते हैं, फिर उसका हार्मोन्स के साथ साथ, मतलब डायबिटीज़ के साथ साथ हार्मोन्स का भी इलाज करते हैं, तो जाके ही बिकम्स नॉर्मल। तो क्या नेचुरल कोर्स में किया जा सकता है कि कॉर्टिसोल की जगह हमारी बॉडी में सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन और डोपामाइन, ये बड़े जो कि हैप्पी हार्मोन्स कहे जाते हैं? राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा लेस स्ट्रेसफुल बनाएं। दूसरा, हम मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइजेस करना चाहिए। अगर हम वापस से बैक टू इंसुलिन या डायबिटीज़ पर जाएं, तो उससे जुड़े बहुत सारे मिथ हैं कि मीठा जो है वो खाने से डायबिटीज़ होती है, और अमूमन हम हमारे घरों में देखते हैं कि भाई ज़्यादा मीठा मत खाओ, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो क्या मीठा खाना भी एक कारण है डायबिटीज़ का, या डायबिटीज़ होने के बाद मीठा खाना नुकसानदायक है? हाँ, सो ज़रूरी नहीं है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाए, क्योंकि डायबिटीज़ मेनली होता है कैलोरी एक्सेस से, सो और ओबेसिटी से, जो हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। सो अगर हम लॉन्ग टर्म कैलोरी एक्सेस करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्वीट्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बर्न नहीं कर रहे हैं, सो वैसे केस में कैलोरी एक्सेस होगा, और अल्टीमेटली फ्यूचर में इमीडिएटली डायबिटीज़ नहीं होता है। फ्यूचर में आफ्टर 5 years 10 years द सेम लाइफस्टाइल अगर कंटिन्यू करते हैं तो फिर डायबिटीज़ होने का चांस होता है। बट अगर हमें डायबिटीज़ है, तो वैसे पेशेंट्स को अगर आपको दवाइयाँ चल रही हैं, तो अगर आप डेली आप मीठा खाते हो, सो ब्लड ग्लूकोज का स्पाइक होगा। सो कुछ पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर एवरी मील के बाद मुझे मीठा खाना होता है। सो अगर आप मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ तो बढ़ेगा, साथ साथ में उनकी दवाइयाँ भी बढ़ेगी। सो अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो तो दैट इज़ बेटर कि आपकी एटलीस्ट दवाइयाँ कम हो सकती हैं। अगर एक ले पर्सन को समझना है तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझा सकते हैं कि डायबिटीज़ एक्चुअली किस तरीके से क्रिएट होती है बॉडी में? मतलब जो इंसुलिन एक जो इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट है, वो कैसे पेनक्रियाज आई थिंक इसको सिक्रीट करता है, तो क्या पूरा एक फिनोमिनन होता है, ये प्रोसेस क्या होता है कि क्या होने से फिर डायबिटीज़ होती है? सो जो हम सामान्यतः जो डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, उसमें ग्रेजुअली स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम ग्लूकोज खाते हैं तो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निकलता है। सो जो कि पेनक्रियाज हमारी बॉडी का पार्ट है, वो निकालता है, इंसुलिन रिलीज़ कराता है। सो पेनक्रियाज से जो इंसुलिन रिलीज़ होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। सो अगर हम कैलोरी बढ़ाते जाते हैं, एक्सेस करते जाते हैं, तो सपोज किसी को 100 यूनिट निकलता है इंसुलिन, ग्रेजुअली फिर 200 यूनिट जाता है। सो अगर वैसी हम डाइट को बढ़ाते रहें और हमारे बॉडी में इंसुलिन मात्रा बढ़ती रहे,
तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो जो इंसुलिन हमारे शुगर को पहले कम करता था 200 यूनिट, वो अब हमको 2000 लगने वाले हैं। सो 2000 के लिए हमारा बॉडी का पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली डायबिटीज़ हो जाता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होता है हमें। सो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है तो हमें अगेन वेट लॉस करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल करनी पड़ेगी। लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे और आपने डायबिटीज़ के लिए इतना काफ़ी कुछ बताया, लेकिन आज के जो एरा है उसमें बीपी का भी बहुत एक इशू समझ में आता है, जिसको मेनली हम कहते हैं कि स्ट्रेस के कारण बीपी हो गया है। बट बीपी में भी देखा जाता है कि जैसे ही आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को ठीक ठाक करते हैं तो बीपी भी सेटल हो जाता है। सो ये भी कुछ हार्मोन से रिलेटेड है या सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल या स्ट्रेस से रिलेटेड है? सो अगेन इट इज़ रिलेटेड टू हार्मोन। जैसा मैंने बताया कि जो कॉर्टिसोल है, जैसे अगर हमें 5 दिन लगातार हम रात को सोते नहीं है ना, तो अगर छठे दिन बीपी चेक करोगे तो इट विल बी हाई। सो कैसा होता है कि जो रात को 2 बजे 2 to 9 AM हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो निकलता है, और वो हार्मोन अगर हम लंबे समय से अगर स्ट्रेस में रहते हैं या फिर स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, सो उसकी मात्रा बढ़ते जाती है। मतलब ये स्पेसिफिक टाइम है उस वक्त कॉर्टिसोल? यस। ओह, क्या टाइम बताया आपने? रात 2 AM से लेके 9 AM को पीक होता है, उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो जाता है। ओह, मतलब रात के 2 बजे से सुबह 9 बजे तक बॉडी सिक्रीट करती है हाँ, जो कि बीपी भी बढ़ाता है, जो कि हमारा शुगर भी बढ़ाता है। इससे एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर हम कोई बच्चा, कोई भी बूढ़ा भी मान लो, अगर हम रात को सोते हैं, अगर खाना नहीं भी खाते हैं सपोज, तो भी हमें रात में कुछ हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स नहीं होते हैं। मतलब कि शुगर लो नहीं होता है। शुगर लो क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान ने हमें एक हार्मोन दिया है कॉर्टिसोल, जो कि रात को रिलीज होता है। अगर आप सोए भी हो तो भी वो रात को 1 बजे से शुगर बढ़ाना चालू कर देता है। ओके। सो जिससे कि लो शुगर नहीं हो पाता मॉर्निंग में। कुछ पेशेंट्स का ये इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसको कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको केवल रात में ही शुगर लो होता है। हाँ। सो वैसे पेशेंट्स को कॉर्टिसोल से डेफिशिएंसी होती है। अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी है। किसी भी फॉर्म में हमने बाहर से स्टेरॉयड लिया है। जैसे स्टेरॉयड काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है हमारे पेरीफेरी में, गांव में खांसी सर्दी हुई तो लोग स्टेरॉयड ले लेते हैं। कुछ एक बच्ची भी मेरे पास जो 5 साल की है, वो उसको 2 साल से स्टेरॉयड चल रहा था। स्टेरॉयड इज़ हार्मफुल ड्रग। सो अगर हम बाहर से, स्टेरॉयड इज कॉर्टिसोल, सो अगर हम बाहर से अगर स्टेरॉयड लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर का स्टेरॉयड बंद हो जाता है। सो अंदर से जो हार्मोन रिलीज होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन कई केसेस में ये भी कहा जाता है कि इसको लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा जाता है स्टेरॉइड्स को। सो ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसे फिर? सो वही है, अगेन बैलेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम है, लो हुआ तो दूसरी प्रॉब्लम है। मतलब बिल्कुल ज़रूरी है तभी आप लाइफ सेविंग दवाई है, लाइफ सेविंग हार्मोन्स वी कैन से। अब हम बात करेंगे थायराइड की, क्योंकि आज के सिनेरियो में थायराइड भी बहुत कॉमन डिजीज़ है। आई थिंक हर किसी दूसरे पेशेंट को आप देखें तो उसको थायराइड है, और किसी का भी जैसे वेट बढ़ रहा है, स्पेशली हम देखें यंग गर्ल्स में, अगर उनका वेट गेन होने लगता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि आप पीसीओडी करा के देख लो, एक बार चेक करा लो, या अपना थायराइड चेक करा लो। तो क्या रिलेशन है इसका? थायराइड में वी कैन क्लासीफाई कि हाइपर थायराइड है कि हाइपोथायराइड है। जो आपने बात की ओबेसिटी की, ओबेसिटी में यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म होता है कॉमनली। सो एक और मिथ है कि जैसे किसी का टीएसएच बढ़ता है सपोज, टेस्ट कराया, मतलब ये हार्मोन है जो कि थायराइड को आइडेंटिफाई करता है। टीएसएच हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, थायराइड में काम करता है। सो वी कैन से कि टीएसएच थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि आप T3 T4 नाम का हार्मोन बनाओ। सो अगर हमारे ब्रेन से सिग्नल आ रहा है कि टीएसएच बढ़ रहा है, सो उसको हाइपोथायराइडिज्म से को रिलेट कर सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। बट अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो भी हमारे ब्रेन से टीएसएच बढ़ सकता है। सो ज़रूरी नहीं कि हर बढ़ा हुआ टीएसएच, जैसे हम टेस्ट कराते हैं टीएसएच बढ़ाया, हमको थायराइड हो गया, हमको थायराइड हो गया, हमको थायराइड हो गया। हर बढ़ा हुआ टीएसएच इज नॉट थायराइड रिलेटेड डिजीजेस। सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी ऑल्सो। तो जैसे हम वेट लॉस करेंगे टीएसएच नॉर्मल आ जाएगा। सो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो ज़्यादा चांस है कि वेट ज़्यादा रहेगा। वेट ज़्यादा रहेगा तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस चालू हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो वेट बढ़ने से बढ़ता है,
और महिलाओं को एक PCOS करके बीमारी भी करता है। सो अगर वेट बढ़ा, TSH बढ़ा, वेट भी बढ़ा, फिर टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा, इट इज़ लाइक अ विशियस साइकिल। अगर एक बार हम साइकिल में घुस गए तो उस पर निकलने के थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट PCOS कुछ 20% लोगों को, पतले लोगों को भी हो सकता है, तो उसमें भी हार्मोनल टेस्टोस्टेरोन बढ़ा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। सो ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमको ये नहीं सोचना है कि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन कैसे आ गया, क्योंकि वो एक मेल हार्मोन मेल हार्मोन है। जिस तरह से हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, किस एज से बच्चों का भी हार्मोनल टेस्ट कराना चाहिए? ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस बचपन से ही हो ताकि इस तरह की जो डिजीजेस हैं उनसे आगे चल के बचा जा सके? यस, तो थायराइड स्क्रीनिंग का एक टर्म यूज़ करते हैं। थायराइड स्क्रीनिंग काफ़ी कंट्रीज़ में इट इज़ मैंडेटरी। सो अगर आप बचपन में अगर हमको किसी को थायराइड डिटेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म होता है, सो उनका मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आता है। सो अगर हम स्क्रीनिंग जैसे बच्चा मतलब आफ्टर डिलीवरी ओनली अगर हम उनको थायराइड फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं तो बीमारी पकड़ में आ जाती है। अगर उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल रहता है। सो अगर ये सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म हम बचपन से ही अगर पकड़ लें एट द टाइम ऑफ बर्थ, सो जो उनके जो ब्रेन चेंजेस हैं, जो IQ चेंजेस हैं, स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस है, स्कूल के जो परफॉर्मेंस है, वो सब हम नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में बहुत बच्चों को हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट होता है 5 इयर्स के बाद, जब हाइपोथायराइडिज्म सीवियर हो जाता है, जब मेंटल डेवलपमेंट में डिले हो जाता है। नहीं, तो अब ये किस एज से बच्चों में और किस तरह के टेस्ट हैं जो कराने चाहिए? एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ तो हमको करना चाहिए, और उसके बाद यू कैन डू इट आफ्टर 10 ईयर्स, एंड उसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी 14 to 15 ईयर्स के बाद वी कैन डू द टेस्ट, एंड इफ इट इज़ नॉर्मल देन एटलीस्ट 10 ईयर्स वी कैन रिपीट इट। नो, ये तो आप बता रहे हैं सिर्फ थायराइड के लिए। ऐसे और कौन से टेस्ट हैं जो इंक्लूडिंग थायराइड अगर हम ये हार्मोनल टेस्ट कराएं तो फ्यूचर में हमको और ऑटो इम्यून डिजीजेस कहें या डायबिटीज़ कहें, इसका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं? सो बाकी हार्मोनल उनको तभी किया जाता है जब कुछ सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि दिस आर कॉस्टली टेस्ट। So thyroid which should be done, and it is for children at the time of birth it should be done, so that severe form of hypothyroidism can be prevented। ऐसे बहुत सारे चेंजेस जब प्यूबर्टी में होती है, यंग गर्ल तब होता है, जब ड्यूरिंग द पीरियड्स होता है, ड्यूरिंग द मेनोपॉज होता है, तो ये सब जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये हार्मोनल चेंजेस इस फेज़ के लिए हो रहे हैं और किस तरह के उस पर इफ़ेक्ट आते हैं? जैसे कई लोगों को देखा जाता है कि उनको मूड स्विंग्स होते हैं, इवन नॉट ओनली इन मेनोपॉजल एज में, जब प्यूबर्टी के समय होते हैं, जब उनको पीरियड्स आ रहे होते हैं, उस वक्त भी उनको बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। कई लोगों को मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है जिससे कि वेट गेन होता है। तो क्या डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं और रीजंस होते हैं कि ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है? राइट, सो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो होता है, तो फर्स्ट 15 डेज में एस्ट्रोजन ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, लास्ट 15 डेज में प्रोजेस्टेरोन ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। सो दोनों हार्मोन्स की वजह से हमें कुछ तकलीफ़ें होती हैं। सो इसकी वजह से भी मूड स्विंग हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन से वेट गेन भी हो सकता है। सो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट 15 डेज में वेट बढ़ जाते हैं, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, हेडेक हो सकता है। सो ये सब प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी होते हैं, ये कुछ लोगों को प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो सकता है। तो प्रोजेस्टेरोन इज़ अ गुड हार्मोन, बट कुछ लोगों को एक्सेसिव रिलीज की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। और ईस्ट्रोजन की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता हमें, जो ईस्ट्रोजन की वजह से थोड़े बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बट जो मेन जो प्रॉब्लम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। और आज मेनोपॉज की अगर हम बात करें तो उस वक्त कम होने लगते हैं, क्योंकि ओवरीज, आई थिंक फीमेल बॉडी में ओवरीज ये सारे हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो किस एज के बाद ये जो हार्मोन्स हैं वो डिक्रीज़ होने लगते हैं, और क्या उसका इम्पैक्ट ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है, और किस तरह से उसको फीमेल जो है वो फेस करके और उसको ओवरकम करें? तो ये बहुत ही ट्रबलसम होता है फीमेल्स के लिए, जो कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सो जैसे जब मेनोपॉज होता है उसके पहले का और उसके मतलब वी कैन से कि 1-2 ईयर्स बिफोर एंड 2 ईयर्स आफ्टर, उसको बोलते हैं प्री मेनोपॉजल स्टेज। सो मेनोपॉज के पहले से ही वो सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो अगर जैसे ग्रेजुअली हमारा एस्ट्रोजन ओवरी का फंक्शन कम होने लगता है, एस्ट्रोजन कम होने लगता है। एस्ट्रोजन कम होता है तो फिर
हॉट फ्लशेस चालू हो जाते हैं। हॉट फ्लशेस बहुत ही कॉमन होता है और बहुत ही कॉमनली मिस भी होता है डॉक्टर्स से भी और पेशेंट से भी। सो कुछ पेशेंट्स बोलते हैं सिम्टम्स इसके बहुत ही क्लासिकल होते हैं कि सर रात को जब सोने जाते हैं ना अचानक गर्मी लगती है, फिर अचानक पसीना लगता है जो कि 2 सेकंड के लिए रहता है और फिर ठीक हो जाता है। सो इसको बोलते हैं हॉट फ्लशेस एंड हॉट फ्लशेस आर कॉमन एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड। कुछ पेशेंट्स को सीवियर हॉट फ्लशेस होते हैं, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो हॉट फ्लशेस को प्रिवेंट करने के लिए हमको मल्टी लेयर क्लोथिंग्स पहनने चाहिए, स्पाइसेस कम लेना चाहिए। सो ये सब जो घरेलू उपचार करके भी हम हॉट फ्लशेस को कम कर सकते हैं। हार्ट अटैक, जो हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, ईस्ट्रोजन इज़ कार्डियो प्रोटेक्टिव। इसका मतलब ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है हमारे को हार्ट अटैक आने से रोकता है, तो महिलाओं को जल्दी हार्ट अटैक नहीं आता है। आफ्टर मेनोपॉज वो ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। ये रीज़न है, जबकि कहा यह जाता है कि महिलाएं बोलती बहुत हैं इसलिए उनको हार्ट अटैक कम आता है, स्ट्रेस देती है स्ट्रेस लेती नहीं है इसलिए हार्ट अटैक नहीं आता है। सो ईस्ट्रोजन इज़ प्रोटेक्टिव फॉर हार्ट अटैक। सो ये सब प्रॉब्लम्स मेनोपॉज के बाद चालू होते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एक बार हमने कहीं पढ़ा था कि जिस सब्जेक्ट पर बहुत कम बात हो रही है वो है मेल्स में भी आई थिंक मेनोपॉज एक आता है, क्योंकि उनके भी एज के साथ जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। तो मेल में भी ये कोई ऐसा स्टेज आता है? यस मैम। सो मेल में एंड्रोपॉज टर्म यूज़ करते हैं हम। सो एंड्रोपॉज इज़ अ कंडीशन जब हमारा टेस्टिकुलर फंक्शन कम हो जाता है। जैसे ओवरी फंक्शन कम होता है वैसे ही टेस्टिकुलर फंक्शन कम हो जाता है। सो यूजुअली थोड़ा लेट होता है कंपेयर टू फीमेल काउंटर पार्ट। सो 60-65 के बाद होता है। सो ये कॉमन प्रॉब्लम है और ये इसकी वजह से भी मेल्स में भी कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे 60 के बाद मेल्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो जाते हैं। सो मसल वीकनेस हो जाती है। कुछ पेशेंट्स बहुत ही वीक हो जाते हैं। सो वैसे पेशेंट्स को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है। और एंड्रोपॉज यूजुअली जो होता है वो डायबिटीज़ पॉपुलेशन को जल्दी होता है। जैसे हम डायबिटीज़ पेशेंट्स जो होते हैं उनको मैं देखता हूँ कि 55 के बाद भी एंड्रोपॉज हो जाता है। सो उससे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं एंड्रोपॉज के वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। उसमें भी क्या कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जैसे मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे दिखने वाले सिम्टम्स मेल्स में भी देखे जाते हैं? दिखने वाले सिम्टम्स में थोड़ा सा मूड में रहता है, मूड थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है। दूसरा इंटरेस्ट थोड़ा सा वेन होने लगता है, लाइफ से कम होने लगता है। और फ्रेजाइल हो जाते हैं, बोन वीक होने लगते हैं। सो जैसे चलने में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, मसल वीक हो सकती है, स्टैंडिंग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, जो पहले प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते थे, आर्मी में थे हम प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते थे, बट अभी नहीं हो पाता है सर। सो ये सब मस्कुलर वीकनेस की वजह से होता है। तो ये कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी से होता है। लेकिन अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, और हमने कहा कि आज की तारीख में हर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर बनना चाहता है, स्मार्ट बनना चाहता है, ऑल्दो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, अपने स्लीप को भी ट्रैक करके एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बट स्टिल कुछ यूथ में ये प्रॉब्लम भी देखी जाती है कि उनको स्किन का प्रॉब्लम बहुत होता है। नॉट ओनली एक्ने या पिंपल्स की हम बात करें, या फिर लेटर ऑन जो हम बात करें कि जब थोड़े बड़े होते हैं या छोटे भी बच्चे हैं तो उनको ब्लैक स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं या ओपन पोर्स हैं, ये सब भी इश्यूज स्किन में आते हैं। तो क्या स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हार्मोन से ड्रिवन होते हैं? यस। सो वी कैन से कि 60 to 80% जो स्किन इश्यूज होते हैं, स्पेशली एक्ने और जो चेहरे में बाल आना और जो झाई बोल रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हार्मोन्स। सो यूजुअली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो ये सिम्टम्स आते हैं, चेहरे में बाल और सीवियर एक्ने। सो अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को ग्रेजुअली हम वाया मेडिकेशन, वाया लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हम कम करें तो ये ठीक हो जाता है। इट इज़ लाइक प्रिवेंटेबल, इट कैन बी क्यूरेबल डिजीज़। लेकिन अगर लेटर ऑन हम देखते हैं कि आफ्टर, जैसे आपने मेनोपॉजल स्टेज में आपने जो भी परेशानियां बताई, उसमें ये भी एक मेजर इशू है कि उस वक्त आई थिंक 50 के बाद अगर हम देखें फीमेल्स में तो उनके फेस पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं, वो सब आना शुरू होती हैं। तो वो भी आई थिंक हार्मोनल ही होता है। उसको कैसे
रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है? सो पोस्ट मेनोपॉजल में जो झाइयाँ आती है, जो स्पेशली जो फेशियल एरिया में होती है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ एस्ट्रायोल, जो कि हार्मोन होता है, जैसे मैंने आपको बताया E3। सो उसको प्रिवेंट एक्चुअली नहीं किया जा सकता है। और अगर किसी को हो रहा है, सो ये है कि अब हम थोड़े से सनस्क्रीन लगाएं, बट उसको कम्प्लीटली हम उसको हटा नहीं सकते हैं। क्योंकि इसको लेकर के बहुत, अगर हम हाँ, मार्केट में देखें तो बहुत दुनिया सारे भर की प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। सो मेनी ऑफ माय पेशेंट्स आई टेल कि ये ठीक नहीं हो सकता है, आप वेस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज। और जैसे प्री पिबर्टल और पेरी पिबर्टल, ड्यूरिंग पिबर्टी के टाइम पे एक्ने सीवियर होते हैं बच्चों को। सो अगेन वो कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं, एक बार हार्मोन रीसेट हो जाते हैं। सो उस प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स में सर्जेस होते हैं, तो ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन दोनों ही बढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है कंपेयर टू ईस्ट्रोजन। अगेन वो बैलेंस का रोल है यहाँ पे। सो अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक्ने के फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है, और चेहरे पे हिर्सुटिज्म, बाल आने के फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। सो वो ट्रांजिएंट होता है। अगर किसी को एक्सेसिव हो रहा है वो, तो ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको कम किया जा सकता है, और दैट इज़ क्यूरेबल, दैट इज़ not preventable, it is a curable problem, and after the time, after few 2 to 4 years वो अपने आप settle down हो सेटल जाएगा। डाउन होगा। ये कॉन्वर्सेशन करते करते एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि आज का अगर हम सिनेरियो देखें तो जो लोगों की लाइफस्टाइल है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है। अपने करियर को लेकर के बहुत लोग जागरूक हैं और उसमें लगे हुए हैं, तो उसी के कारण जो मैरिज की एजेस हैं वो काफ़ी बढ़ गई है, चाहे फीमेल में भी हम देखें और मेल में भी देखें। और उसके बाद जब अगर वो लोग फैमिली प्लान करते हैं या कंसीव करने की बात आती है, तब तक उनकी एज भी काफ़ी हो जाती है और उस वक्त इस तरह के इश्यूज़ बहुत आते हैं। तो वहाँ पर भी क्या ये हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और किस एज तक हार्मोन्स जो होता है वो अपने पीक पर होते हैं, और अगर साइंटिफिकली या मेडिकली कहा जाए तो इस एज तक कंसीव करने के लिए दोनों बॉडीज़ बहुत हाई पर होती हैं? सो जो हार्मोन्स होते हैं उनका पीक जो होता है प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, यूजुअली 12 to 14 ईयर्स। उसके बाद ग्रेजुअली वी कैन से कि प्लेटू आता है, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, और उसके बाद ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। सो और एवरी साइकिल इट वेरीज। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मैंने जो बताया वो वेरी करते हैं, पीक और ट्रफ आता है। सो अगर हम ग्रेजुअली आफ्टर द एज ऑफ 30 जो हमारा ओवेरियन रिजर्व होता है, जो ओवरी से जो एग की क्वालिटी होती है, ग्रेजुअली डिटेरियोरेट करने लगती है, और नंबर ऑफ एग्स भी कम होने लगते हैं फीमेल्स में। सो अगर किसी को हम प्रेगनेंसी प्लान करना है तो कोशिश करना चाहिए कि 35 के पहले कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो ओवरी की क्वालिटी होती है वो भी ख़राब होती है, और कुछ क्रोमोसोमल चेंजेस भी होते हैं। जैसे अगर एल्डरली में हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, सपोज अगर मदर एल्डर है, सपोज 35 है, 38 है, सो चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम विल बी वेरी हाई बच्चों को। अगर फादर को अगर एज ज़्यादा है, सपोज अगर फादर 38-40 के हैं, तो बच्चों को दूसरी कंजेनाइटल प्रॉब्लम जैसे मार्फन सिंड्रोम ये हो सकती है बच्चों को एट द टाइम ऑफ बर्थ। सो बिकॉज द क्वालिटी ऑफ एग एज वेल एज स्पर्म वो ग्रेजुअली डिटोरेट करती है। सो 35 आई थिंक शुड बी अ लास्ट स्केल ऑफ एज कि वहाँ तक आप अगर फैमिली प्लान कर रहे हैं तो करना चाहिए। सो आई थिंक थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी वेराइटी ऑफ कैनवस पर हमने बात की है कि हर एरिया को हमने, चाहे वो डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, हार्मोन्स हो, तो हार्मोन्स किस तरीके से हमारी ओवरऑल बॉडी को, ओवरऑल हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, ये आज आपके साथ इस कॉन्वर्सेशन में पता चला। सो थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो आज डॉक्टर जायसवाल से पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि हालांकि हम अपनी बॉडी का या अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, बट फिर भी हमें हमारे बॉडी के सिस्टम को थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस और लानी है हमारे अपने बॉडी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, और एज के हिसाब से उसमें ग्रेजुअल चेंजेस करने की भी, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से हेल्दी वे में और एक्सेप्टिंग वे में हम उसको लीड कर सकें। तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
और नेक्स्ट एपिसोड में आप या हमारे आने वाले एपिसोड्स में किस तरह के और सब्जेक्ट्स को चाहते हैं जैसे हम आपके सामने लाएं और इतनी डिटेल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, हमें ज़रूर बताएं। और आपको अगर हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।